सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं प्रोफेसर हरीश सिंह आज जिस विषय पर बात करूंगा वो बड़ा अहम विषय है, बहुत प्रासंगिक है। मैं बात करने जा रहा हूं कि लोकतंत्र दरअसल क्या है। आज की आधुनिक राजनीति में, आधुनिक चुनौतियों में जो लोकतंत्र चला आ रहा परंपरागत भारत में, उसके समक्ष कौन-कौन सी चुनौतियां आ गई है और वो क्यों आजकल इतना बेचैन और इतना बिखरा-बिखरा लग रहा है। लोग कहते हैं कि लोकतंत्र हमारा असफल हो गया है, हमारा देश नेपाल बन जाएगा, भूटान बन जाएगा, पाकिस्तान, इज़राइल, बांग्लादेश बन जाएगा। निश्चित रूप से लोगों की जो मेमोरी होती है, बड़ी शॉर्ट टर्म होती है। सोसाइटी के जो फैब्रिक को वो समझ नहीं पाते, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल जो इथोस है, जो साइकोलॉजिकल पूरा प्रोसीजर है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई सिस्टम एकदम नेस्तानबूद हो जाता है, एकदम तहस-नहस हो जाता है, एकदम डाउनफॉल हो जाता है। इवन बड़ी-बड़ी सभ्यताएँ, बड़ी-बड़ी सिविलाइजेशन, बड़ी-बड़ी कल्चर भी अगर वो पतन की तरफ गई है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनमें कमियाँ आने लगी है। 100 साल, 150 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल उनको लग गए कमज़ोर होने में। हज़ारों एग्ज़ाम्पल हैं, मुग़ल काल है, मुग़ल पीरियड है, चर्च का साम्राज्य है, भाई लुईस का साम्राज्य था फ्रांस में। तो कोई भी सिस्टम, चाहे वो डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता। हाँ, सने-सने उसमें थोड़ी-थोड़ी वीकनेसेस आती है, कमज़ोरियाँ आती है। तो आज बात कर रहे हैं लोकतंत्र पर। बड़ा प्रमुख मुद्दा है, बड़ा बुनियादी मुद्दा है। ये बड़े दुःख की बात है कि आज के इंटेलेक्चुअल्स के पास टाइम नहीं है कि वो इन मुद्दों पर बात करें कि लोकतंत्र को कैसे कमज़ोर किया जा रहा है। लोकतंत्र ने सोसाइटी को कैसे एक ट्रैप में ले लिया है और स्टेट लोकतंत्र को, चाहे वो ईवीएम के माध्यम से हो या जो डेली के डिस्कोर्स है, जैसे चाहे वो जंतर मंतर वाला डिस्कोर्स हो, चाहे वो रांची में घटी हुई घटना हो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ, चाहे वो एचकेआरएन का मुद्दा हो, तो लोकतंत्र एक बड़ा विस्तृत, बहुत बड़ा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पैराडाइम होता है। उसको समझने की बहुत अति आवश्यकता होती है। लोकतंत्र को समझने के लिए आपके अंदर थोड़ा-सा आपको क्यूरियस होना पड़ता है, पॉजिटिव होना पड़ता है, इंस्टीट्यूशंस को समझना पड़ता है। लोकतंत्र को समझने के लिए आपको स्कूलों को समझना पड़ेगा, स्कूलों का सेटअप समझना पड़ेगा। अब कई स्कूलों की इतनी जर्जर हालत है, कई कॉलेजों की इतनी जर्जर हालत है, गवर्नमेंट कॉलेजों की, कई गवर्नमेंट जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं, उनके इतने बुरे हालात हैं। तो बड़ा गंभीरता से इस पर मैं विचार कर रहा हूँ और आपसे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमने जो संगठन बनाया है, भूमिहीन बेरोजगार जो संघर्ष मोर्चा, उसमें हम डेली आपके लिए नए-नए इनपुट्स लेके आते हैं। कुछ साथी जुड़ते हैं, कुछ साथी रिप्लाई भी करते हैं। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि आप ज़रूर बढ़ चढ़कर भाग लें। विचारों से, वैचारिकी क्रांति से लोकतंत्र को समझा जा सकता है परिवर्तन। हमारा भारत की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये एक पुरजोर अपील है कि हमारी जो मेन डिमांड ये है, जो भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा हमने गठित किया, कि प्रत्येक भारतीय को 2 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड मिले ही मिले, निश्चित रूप से। ये हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट अहम मांग है। 10 मरले का मकान उसको रेजिडेंशियल मिले ही मिले, अगर जिसके पास मकान नहीं है। स्लम्स में कोई रह रहा है, उसको कम से कम 50 गज का मकान मिले। स्लम्स चाहे दिल्ली का है, पानीपत का है, अहमदाबाद का है, सूरत का है, नागपुर का है, कलकत्ता का है, बॉम्बे का है। स्लम होता है। स्लम्स का जीवन बड़ा दुखदाई होता है। उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार बहुत कमज़ोर रह जाता है, समाज के मुख्य दायरे से नहीं। हालांकि वहाँ पर कबीला समाज के लोग ज़्यादातर रहते हैं। तो आज मैं बात कर रहा था कि लोकतंत्र क्या है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाट्स आर द बेसिक
प्रॉब्लम्स क्रिएटेड इन द डेमोक्रेटिक सेटअप। तो डेमोक्रेसी के अगर बहुत माइक्रो लेवल पर अगर हम स्टडी करें, लोकतंत्र दिखता है हमें, डेमोक्रेसी दिखती है, डेमोग्राफी दिखती है, पॉपुलेशन दिखती है, सिस्टम दिखता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईआईएम, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स दिखते हैं, बैंकिंग सिस्टम दिखता है, रेलवे दिखती है, भाई हजारों यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, प्रोफेसर्स है, वाइस चांसलर है, मुद्दे दिखते हैं, चाहे जंतर मंतर है, चाहे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, HKRN है। तो अगर हम चारों तरफ नज़र दौड़ाएं, प्राइवेट सेक्टर दिखता है, कॉरपोरेट दिखता है, हॉलीवुड दिखता है, बॉलीवुड दिखता है, क्रिकेट जगत दिखता है, ललित मोदी दिखाई देता है, मेहुल चोकसी दिखाई देता है, मुखिया साहब नीट के बड़े वो नेटवर्कर थे जो वो दिखाई देते हैं, अभय तिवारी दिखाई देता है, विजय माल्या दिखाई देता है, हर्षद मेहता दिखाई देता है। तो ये जो डेमोक्रेसी है, इसमें अगर हम बहुत विस्तार से देखें, बहुत यूं कहा जाए कि चारों तरफ नज़र दौड़ाएं, ईंट के भट्टे दिखते हैं, रेलवे स्टेशंस दिखते हैं, पेट्रोल पंप दिखते हैं, गैस एजेंसीज दिखती, तो ये सारा डेमोक्रेटिक सेटअप में ही चीज़ें बन रही है। हमें पूरा हार्डवेयर का एक सिस्टम दिखता है, सॉफ्टवेयर दिखता है, कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट्स है, IITs है, यूं कहा जाए कि बार्क हमें दिखाई देता है, इसरो दिखाई देता है, DRDA दिखाई देता है, DRDO दिखाई देता है, हुडा दिखता है, पूडा दिखता है, बड़े बड़े रेजिडेंशियल एरियाज है, बड़े VIP एरियाज है। तो ये सारी लोकतंत्र की बुनियाद है, लोकतंत्र की विरासत है, हेरिटेज ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र चलता कैसे है, लोगों को कैसे गुलाम बनाता है, स्टेट लोगों को मानसिक रूप से कैसे गुलाम बनाता है, फिलोसॉफिकली कैसे गुलाम बनाता है, सांस्कृतिक तौर पर कैसे गुलाम बनाता है, सामाजिक तौर पर कैसे गुलाम बनाता है, आर्थिक तौर पर कैसे गुलाम बनाता है, धार्मिक तौर पर कैसे गुलाम बनाता है, मनोवैज्ञानिक तौर पर कैसे गुलाम बनाता है। इसके लिए कोई बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हम पढ़ते हैं, रूसो को हम पढ़ते हैं, उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, लियो टॉल्स्टॉय की वार एंड पीस पढ़ते हैं, अब्राहम लिंकन की डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, विलियम शेक्सपियर की द मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ते हैं, चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, मेगास्थनीज की इंडिका पढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ते हैं, एडम स्मिथ की द वेल्थ ऑफ नेशन पढ़ते हैं, हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, मर्फी साहब की पढ़ते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो हजारों किताबों पढ़ते हैं, किताबों का विश्लेषण करते हैं, रिव्यू करते हैं, समीक्षा करते हैं, लेकिन लोकतंत्र को दरअसल समझना है तो लोकतंत्र चारों तरफ हमें दिखाई देता है। रोडवेज में दिखाई देता है, प्राइवेट सेक्टर में दिखाई देता है, ट्रांसपोर्टेशन में दिखाई देता है, लोगों के लाइफस्टाइल में दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति की शख्सियत कैसी है, उसका विचार लोकतांत्रिक है कि वो बड़ा मोनार्किकल है, उसकी शख्सियत, उसकी तहजीब, उसकी लियाकत, उसकी नजाकत कैसी है, उससे बात करने में, उसके थिंकिंग पैटर्न को देखने में, उसके डोपामिन लेवल को देखने में हमें पता लगता है कि डेमोक्रेसी क्या है। तो दरअसल अगर बात की जाए डेमोक्रेसी की, बड़ा विस्तृत ये एक ऑर्गेनाइज्ड संगठन है डेमोक्रेसी। इस पर कितना भी बोला जाता, जो भी आप देश की एक विद इन टेरिटरी में देख लो, वो सारा लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र के द्वारा ही पावर्स मिलती है। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, तो ऐसे ही लोकतंत्र आजकल EVM से निकलता है। EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बहुत गंभीर मुद्दा है, लेकिन जो सीरियस पॉलिटिशियन है इसके ऊपर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़े दुख की बात है, बड़ी संवेदना की बात है कि आज का जो पॉलिटिशियन है, चाहे वो राष्ट्रीय दल में हो,
चाहे वो किसी क्षेत्रीय दल में हो, इस पर बात करने में वो सक्षम नहीं पा रहा अपने आप को। उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रतिबंध इतने लगे हुए हैं कि वो पार्टी लाइन पर ही चलता है। पार्टी से बाहर वो किसी भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल मैटर्स पर अपने विचार नहीं रखता है। पार्टियों ने अपने प्रवक्ता बनाए हुए हैं, स्पीकर बनाए हुए हैं, वही पार्टी का मत रखते हैं ऑफिशियल, और वो कहते हैं कि मैं ऑफिशियल मत रख रहा हूँ। तो समस्या बहुत, यूँ कहा जाए कि बहुत गंभीर समस्या है लोकतंत्र। लोकतंत्र के अगर हम बात की जाए कि इसका वजूद क्या है, इसका अस्तित्व क्या है, इसका एग्जिस्टेंस क्या है, इसका को एग्जिस्टेंस क्या है, उस पर बात करें तो लोकतंत्र के 4 पिलर हैं, जिन पर मैं बड़ा विस्तार से पहले भी बता चुका हूँ। अब भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोकतंत्र के 4 पिलर हैं। पहला जो पिलर है वो है लेजिस्लेचर, जिसको विधायिका कहते हैं। दूसरा जो पिलर है वो है एग्जीक्यूटिव, जिसको कार्यपालिका। तीसरा न्यायपालिका, जुडिशरी। चौथा मीडिया। चारों पिलरों को अगर बहुत गहराई से हम इसकी खोजबीन करें, बहुत गहराई से इसका विश्लेषण, पड़ताल, रिव्यू, समीक्षा करें, तो चारों पिलरों को हमें गहराई से समझना पड़ेगा। जो लेजिस्लेचर है वो विद इन डेमोग्राफिक सेटअप, विद इन टेरिटरी, जैसे कारगिल से कन्याकुमारी तक भारत है। अब पहले भारतीय उपमहाद्वीप था प्राचीन मध्यकाल में। भारत की जो टेरिटरी बहुत विस्तृत थी, लेकिन अभी जो भारत की, यूं कहा जाए कि भारत की जो टेरिटरी है, भारत की जो सीमा रेखा, उसके अंदर वो किसी पे भी कानून बना सकता है लेजिस्लेचर। ध्यान रखना, एजुकेशन पे, एनिमल हस्बेंड्री पे, बैंकिंग सेक्टर पे, रेलवे पे, इंस्टीट्यूशंस पे, स्कूलों पे, कॉलेजों पे, यूनिवर्सिटी पे, आंगनवाड़ियों पे, पीडीएस सिस्टम पे, इंफॉर्मेशन पे, एजुकेशन पे, नॉलेज पे, डाटा पे। लेजिस्लेचर का इतना विस्तृत दायरा है क्योंकि वो पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड होता है। एमपी एमएलएज होते हैं उसमें, चाहे वो संसद में बैठे या विधानसभा में। लेकिन मेरा ये मानना है कि लेजिस्लेचर जो है, विधान पालिका जो है, अब संसद के जैसे भारत में 2 सदन है, एक लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे ही विधानसभा और एक जो है विधान परिषद कई राज्यों में है, वह स्टेट के लिए होती है। तो वो जो पहला पिलर है उसका बहुत विस्तृत दायरा है। वो रेलवे पर कानून बना देगा, वो ईंटों के भट्ठों पर कानून बना देगा, वो चीनी पर कानून बना देगा, चाय पे कानून बना देगा, वो मिलावटी चीज़ों पर कानून बना देगा। उसका दायरा बहुत विस्तृत होता है। हालांकि विधान पालिका में फ़िलहाल एमपी जो है, बहुत कम संख्या में इंटेलेक्चुअल लोग जा रहे हैं, अनपढ़ लोग बहुत ज़्यादा जाने लगे हैं पार्लियामेंट में। तो ये थोड़ी सी समस्या है कि वो कैसे सोचते होंगे, उनका सोच का दायरा क्या होगा। हालांकि ये भी सच है कि अनपढ़ व्यक्ति को समझाना आसान हो जाता है, कई बार पढ़े लिखे को समझाना मुश्किल हो जाता है। तो वो पार्टी लाइन पे चलते हैं, कभी पार्टी नहीं छोड़ते हैं तो बड़े खलनायक के रूप में सामने आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो विधान पालिका है उसका दायरा बहुत विस्तृत है। वो इंस्टीट्यूशंस पे कानून बना सकती है, बैंकिंग सेक्टर पे, रेलवे पे, टेलीफोन एक्सचेंज पे, पोस्ट ऑफिस पे, पेट्रोल पे, डीजल पे, केरोसिन ऑयल पे, भाई सोने की खान पे, गन्ने के खेतों पर, चीनी पर। अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा जैसे चल रहा है, चीनी के रेट 15 रुपये किलो लगभग बढ़ गए हैं। किसी भी सीरियस पॉलिटिशियन ने इस पर बात नहीं की कि चीनी के दाम इतने कैसे बढ़े, क्योंकि एक एथेनॉल कंटेंट होता है जो पेट्रोल में डालते हैं और वो गन्ने से निकलता है। तो वहाँ पे कहते हैं कि स्कार्सिटी पैदा हो गई है, उसकी कमी आ गई है, इस करके चीनी के दाम बढ़े। हालांकि सरकार ने कहा कि हम इस पर बड़े लेवल पर इंपोर्ट कर सकते हैं और चीनी के दाम घट जाएंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है, सरकार का मत ये है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन मुद्दों पर सीरियस पॉलिटिशियन बात क्यों नहीं करते कि पेट्रोल के अंदर जो एथेनॉल मिलाया जा रहा था उसमें एक बहुत बड़ी मिलावट पाई गई है जिससे गाड़ियाँ ख़राब हो रही थी।
लेकिन किसी ने इस पर बात नहीं की। बड़े बड़े पूंजीपतियाँ जो गाड़ियों के जिनके बड़े बड़े यूँ कहा जाए कि स्टोर हाउस है, उनकी गाड़ियाँ बिक रही है। 10-12 साल के बाद गाड़ी बिल्कुल एक्सपायर हो जाती है, लोग बेच देते हैं, बिल्कुल 1/3 में बेच देते हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट अगर किसी को समझना है तो लेजिस्लेचर को समझना है और इसका माइक्रो स्टडी करना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने संगठन बनाया है, भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा, भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा इस दिशा में काम कर रहा है। हम लेजिस्लेचर पर फोकस किया है फिलहाल। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, रूल रेगुलेशंस बनाना, नीतियां बनाना, और बाद में उन नीतियों को जो है जो लागू करता है वो दूसरा पिलर है, बहुत अहम है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। उसमें प्रेसिडेंट से लेके बिल्कुल निचले लेवल तक की चीज़ें आती है। प्रेसिडेंट आ गया, गवर्नर आ गया, पूरी की पूरी कैबिनेट आ गई, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आ गया, आईएएस आईपीएस, जितने एग्जीक्यूटिव बैठे जो कि पेपर वर्क करते हैं, लोगों तक जो पॉलिसी बनी थी, जो कानून बना था, उसको आगे लेके जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पहचाननी पड़ेगी और इसको समझना पड़ेगा कि एग्जीक्यूटिव क्या अपना रोल सही से निभा पा रहा है कि नहीं। क्या जो आरटीई एक्ट बना, ऊपर से राइट टू एजुकेशन का एक्ट बना, वो लागू हुआ कि नहीं, एप्लीकेबल हुआ कि नहीं, या सिर्फ कागज़ों पर रह गया। सरकारी स्कूलों ने माना कि नहीं, प्राइवेट स्कूलों ने माना कि नहीं, जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए था। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बना, उसको सभी मान रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर उसको अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। मनरेगा का जो कानून बना, भाई कॉलेजेस के लिए जो कानून बना, स्कूलों के लिए बना, ईंट भट्टों के लिए बना, चाइल्ड लेबर के लिए बना, गैस एजेंसीज के लिए बना, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह, बहुत मतलब हजारों कानून है। भारत एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। लगभग 140 करोड़ हमारी आबादी है, लगभग 64 करोड़ हमारे यहाँ पर वोटर है, और लगभग 30% यहाँ पे यूथ है। यूथ बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये बड़ी मुश्किल बात है कि यूथ के मुद्दों पर कोई भी पॉलिटिशियन सीरियस चर्चा नहीं करता। कोई भी पॉलिटिशियन यूथ के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो उनकी व्याख्याएं हैं, उनके जो प्रतिबिंब है, उनके जो दर्पण है, उन पर बात करने में असमर्थ दिखाई देता है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि जो कानून बना, क्या उसको सही से लागू कर रहा है कि नहीं, वो क्या एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अपनी भूमिका निभा पा रहा है कि नहीं, क्या एक एसडीएम अपनी भूमिका निभा पा रहा है कि नहीं, क्या एक आईपीएस, एक पुलिस का एसएचओ, पुलिस का कांस्टेबल, बैंक का मैनेजर, रेलवे का सेक्शन ऑफिसर, रेलवे का स्टेशन मास्टर, कॉलेज का प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, ये सारे के सारे क्या है, स्टेट के ऑफिसर्स है। वो एक व्यक्ति नहीं है, वो एक ऑफिस है। तो क्या वो उस भूमिका में है कि जो लेजिस्लेचर ने कानून पास किया था, जो विधान पालिका ने कानून पास किया था, उसको वो ज़मीन पर, ग्राउंड पर लागू कर पा रहे कि नहीं, या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे भारत में जब सबसे पहले 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई, तो लोगों ने इतना सहयोग नहीं दिया था क्योंकि लोग बड़े ट्रेडिशनल्स थे। तो लेकिन अंग्रेज़ों की जो एग्जीक्यूटिव है वो बहुत पावरफुल रही। उन्होंने इन प्रैक्टिस बहुत मेहनत करी। उनके जो ब्यूरोक्रेट्स थे, आईसीएस ऑफिसर्स वगैरह, जिन्होंने बिल्कुल स्टील फ्रेमवर्क तैयार कर दिया यहाँ पे, स्टील पिलर तैयार कर दिया यहाँ पे ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म का, उन्होंने एग्जीक्यूटिव में बहुत काम किया। तो हमें एग्जीक्यूटिव को समझना पड़ेगा कि क्या जो बैंक मैनेजर है वो सही से अपने काम कर पा रहा है कि नहीं, या रिश्वत ले रहा है। रेलवे के कर्मचारी सही से काम कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या रिश्वत ले रहे हैं। पटवारी, गिरदावर, या जो
पंचायत सेक्रेटरी है, या जो मनरेगा के सुपरवाइज़र है, या जो और ऑफिसर्स हैं, वो सही से काम कर पा रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ को पहचानना पड़ेगा, इसकी समझ पैदा करनी पड़ेगी। डेमोक्रेसी ऐसे कोई नहीं कि हमें ये दिखाई दे जाएगी, लेकिन जब उसको गहराई से समझेंगे तो किसी व्यक्ति में भी डेमोक्रेटिक गुण हो सकते हैं, अनडेमोक्रेटिक भी हो सकते हैं। सिस्टम में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आईआईएम में, आईआईटी में, यूजीसी में, यूपीएससी में, एचपीएससी में, एसएससी में, पीपीएससी में, आरपीएससी में, या जो और भी साउथ के कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, एम्स में, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी के ही ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं, डेमोक्रेसी के ही सारे के सारे सेटअप है जो हमें दिखाई देते हैं। गलती ये हो गई है कि हम लोग या सीरियस पॉलिटिशियन उन पे जाते नहीं हैं। अब मैं पूछना चाहूँगा कि जो लेजिस्लेचर में एमएलए एमपीज होते हैं, वो कितनी बार अपने मेंबर पार्लियामेंट एरिया या उनके जो एमएलए का एरिया, उसमें कितनी बार अपने स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, या वहाँ पर कोई आईआईएम है, सिविल हॉस्पिटल्स है, आईआईटी है, आईटीआई है, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, कितनी बार वो जाते हैं एमपी लोग। आज मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, तो पंजाब बहुत आम आदमी पार्टी की सरकार है, एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया था, लेकिन कल वो दिखा रहे थे राजपुरा का एक स्कूल जो सतगुरु रविदास जी की धर्मशाला में चल रहा था, और सारी क्लासों के बच्चे एक ही पूरे बरामदे में बैठे हुए थे। अब बताओ, सारे टीचर सामूहिक रूप से पढ़ा रहे हैं, जैसे मकतब मदरसे में होता है। संगरूर का उन्होंने एक स्कूल दिखाया, संगरूर जो कि भगवंत मान जी का एक मेंबर पार्लियामेंट एरिया रहा है। तो क्या जो पार्लियामेंटेरियन है या जो एमएलएज है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो अपने स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में या अपने इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं कि नहीं, या इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल बेनकाब हो गए हैं, नाकामयाब हो गए हैं, अपनी मनमानी करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत वाजिब चीज़ें हैं, डेमोक्रेसी में ये चुनौतियां हैं, समझना पड़ता है इन चीज़ों को। तो मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी क्या है, मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी को समझना कैसे है। मेन जो परिवर्तन होता है वो आपकी समझ से पैदा होता है। जब आप चीज़ों को समझते हैं धीरे धीरे ही सही, कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा होए, तो धीरे धीरे चीज़ों को आप समझते हैं तो चीज़ें समझ में आती है। हाँ, ये कि आपको अपनी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि, अपनी साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड बड़ी स्ट्रोंग रखनी है, क्योंकि कहा जाता है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन जीते जग जीत। तो इन चीज़ों पे विश्वास करना है। हमारा देश जो है, उसकी परंपराएं, उसकी कल्चर, उसका लिटरेचर बहुत गौरवान्वित रहा है, लेकिन मेन मुद्दों से हम भटक जाते हैं। सरकार इसमें बड़ा लैक्यूना होता है। कभी वंदे मातरम के स्टैंजाज पर बात हो रही है, कभी जनगण मन पर बात हो जाती है, कभी सत्यमेव जयते पर बात हो जाती है। निश्चित रूप से ये हमारे आदर्श है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम पूरा वक्त ही इन्हीं में दे रहे हैं। इस चीज़ पे हमें समझना चाहिए। हमें स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़, सिलेबस की बात करनी चाहिए, लिटरेसी रेट की बात करनी चाहिए, हमें स्पेशलाइजेशन की बात करनी चाहिए कि क्या लोगों को कंप्यूटर की जानकारी हो पा रही कि नहीं, क्या लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि नहीं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि नहीं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं कि नहीं, मैथमेटिक्स का उनको फंडाज क्लियर है कि नहीं, क्या वो बैंकिंग सिस्टम को समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्या वो मनरेगा के कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्या वो पीडीएस के सिस्टम को समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्या स्कूलों में मिड डे मील सही से मिल रहा है कि नहीं, क्या जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो वृद्धों को पेंशन मिल रही है कि नहीं, क्या जो वाजपेयी साहब ने रिटायरमेंट पेंशन ख़त्म की थी उस पर कोई बात हो रही कि नहीं दोबारा से, क्या लोगों को उनका पीएफ मिल पा रहा है कि नहीं, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर वर्क्स की फैसिलिटीज़ है कि नहीं, सभी को रोज़गार, सभी को शिक्षा, सभी को ज़मीन भागीदारी हो पा रही कि नहीं, या लोग अपने आप को एक मतलब अभागा महसूस कर रहे हैं। इन चीज़ों पर विस्तार से समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, तब जाके परिवर्तन आएगा, निश्चित रूप से आएगा। तीसरी बात मैं कर रहा था जुडिशरी की। पहला पिलर मैंने बताया कि विधान पालिका, दूसरा मैंने बताया कार्यपालिका, तीसरा मैं बता रहा हूँ कि न्यायपालिका।
न्यायपालिका बहुत एक अहम पावर स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट से लेके बिल्कुल नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट तक, इवन पंचायती लेवल तक। पूरे का पूरा अपने यहाँ पे एक जुडिशियल सेटअप है। ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके बाद डिवीज़न कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सब डिवीज़न है, तहसील है, और पूरा एक लोगों को अवसर की समानता और न्याय देने की बड़ी पुरानी परिपाटी है यहाँ पर। अंग्रेज़ों के टाइम में ज्यूरी सिस्टम होता था, अब भी ज्यूरी सिस्टम की बात चल रही है, केसेस बहुत पेंडिंग है। तो न्यायपालिका को समझना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और अन्य जस्टिसों को। कई जगह ट्रिब्यूनल भी बने हुए अलग अलग, कोई एजुकेशनल ट्रिब्यूनल है, सीबीआई वगैरह को कई बार जुडिशियल पावर दी गई है। तो ये बड़ा विस्तृत है, ये भी है डेमोक्रेसी का ही, क्योंकि देश बहुत बड़ा होता है। देश को समझना बहुत गंभीर प्रयास के मार्फत हो पाता है। एक प्रॉपर आपके अंदर समर्पण की भावना होनी चाहिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो हमारे धरातल है, जो ग्राउंड है, उनको गहराई से समझना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो न्यायपालिका को ये समझना चाहिए कि जो कानून बना, जो लागू हुआ, वो समीचीन है कि नहीं, या उसमें कोई लैक्यूना है। इस चीज़ पर बड़ा उनकी पारदर्शी नज़र होनी चाहिए। बिल्कुल लिटमस टेस्ट उनको करना चाहिए, फैक्ट्स का प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए कि जो कानून बना, जो लागू हुआ, क्या वो सही हुआ कि नहीं, ग्राउंड पर उसकी भूमिका सही है कि नहीं। गाँव में, शहरों में, सब डिविजन्स में, डिस्ट्रिक्ट में, सभी जगह वो जो कानून बना था, चाहे वो ईंट भट्ठों के लिए था, चाहे वो पेट्रोल पंप के लिए था, चाहे वो कैंटीन के लिए था, हॉस्टल के लिए था, कॉलेज के लिए था, यूनिवर्सिटी के लिए था, यूजीसी के लिए था, इंफॉर्मेशन के लिए था, नॉलेज के लिए था, डाटा के लिए था, क्या उसका सही मायने में एप्लीकेशन हो पा रहा है कि नहीं, या उस कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, या उस कानून की बेअदबी की जा रही है। तो इन चीज़ों पे बड़ा विस्तार से सोचना पड़ेगा, बड़ा विस्तृत तरीके से पहचानना पड़ेगा कि वो चीज़ें जो है वो वास्तविकता में हो पा रही कि नहीं। क्या समाज का जो SC ST OBC वर्ग है उसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल पा रहा है कि नहीं। ये जुडिशरी का काम है, क्योंकि जुडिशरी जो है वो संविधान का भी वो करती है रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशन पर भी वो बात करती है, उसका इंटरप्रिटेशन भी जुडिशरी करती है कॉन्स्टिट्यूशन पर। कई मामले ऐसे हुए हैं जहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर पर बात हुई, चाहे केशवानंद भारती बनाम मामला हो, चाहे एक और मामले कई रहे हैं, तो उन पर बेसिक स्ट्रक्चर पर वो बात करता है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर सोचता है, फंडामेंटल राइट्स पर वो बात करता है। अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स वो हो रहा हो तो वो आर्टिकल 32 के अंडर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो ये जो हमारी न्यायपालिका है बहुत विस्तृत एरिया है इसका, बहुत, ये पूरे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, परंपरागत, भौगोलिक, एंथ्रोपोलॉजिकल या किसी भी फील्ड से आए एक पूरी की पूरी न्यायपालिका को ये समझना चाहिए कि वो क्या वो सही मायने में न्याय प्रदान कर रहे हैं कि नहीं, या उनमें साइंटिफिक टेम्पर लूज हो गया है। अब कई जो बड़े बड़े जज साहब हैं वो कई बार, क्योंकि वो भी आखिर इंसान ही है, वो ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जो देश की परंपराओं को, देश की परिपाटियों को तार तार कर देती है। तो उस चीज़ तक भी जाना पड़ेगा कि क्या न्यायपालिका अपनी भूमिका निभा पा रही कि नहीं। ये चीज़ बहुत अहम है। ये तीसरा पिलर है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर इस पर बात होनी चाहिए। हालांकि न्यायपालिका पर कोई बोलता नहीं, लेकिन न्यायपालिका डेमोक्रेसी के अंडर आती है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। न्यायपालिका पर भी बोला जा सकता है, न्यायपालिका में जाकर, कोर्ट में जाकर, इवन आप, ये भी एक पब्लिक प्लेटफार्म है। ऐसा नहीं कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो भी पब्लिक का मंच है। वो भी ऐसे ही जैसे स्कूल होता है, कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी होती है, यूजीसी है, बैंकिंग सिस्टम, ऐसे ही जुडिशरी भी है। हाँ, उन लोगों की एक अपनी स्पेशल ट्रेनिंग होती है जजेज की, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा होता है, CRPC, CPC, IPC, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह पढ़े होते हैं, इसलिए उनको लोग थोड़ा सा बेहतर मानते हैं।
तो उनको समझना चाहिए कि क्या वो अपनी जवाबदेही सही मायने में निभा पा रहे हैं कि नहीं, क्या वो एक्टस रिया मेंस रिया को प्रॉपर चेक कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या क्राइम को उन्होंने सही से चेक किया है कि नहीं, या ऐसे ही केसेस पे केसेस पेंडिंग पेंडिंग चल रहा है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि पेंडेंसी जो है आजकल, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, जिला न्यायालयों में हो, या अन्य जो बहुत बड़े लेवल पर आ गई है, इस चीज़ को पहचानना पड़ेगा। क्योंकि जुडिशरी में लोगों का विश्वास होता है, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मुकदमे यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे बठिंडा की कोर्ट में कंगना रनावत को बुलाया गया एक बार। अब बताओ, तो ये मुद्दे जो आ जाते हैं, तो वहाँ पर पब्लिक को विश्वास रहता है कि न्यायपालिका उनके साथ प्रॉपर इंसाफ करेगी। जमहूरियत का जो असल मकसद है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट, वो न्यायपालिका के भी हाथ में है। न्यायपालिका को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। किसी पर भी मैटर, कोई भी मुद्दा है, चाहे वो अयोध्या का मुद्दा था, जैसे ईवीएम पर बात कर सकती है न्यायपालिका। अभी जैसे चीनी के रेट बढ़े 15%, न्यायपालिका में बात हो सकती, क्योंकि पब्लिक कोज है, पब्लिक कोज है। पीआईएल लग सकती डायरेक्ट न्यायपालिका में। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लग सकती है, जब भी आपको लगता है कि ये मुद्दा एक बहुत बड़े कम्युनिटी को प्रभावित करता है। जैसे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है, आज भी उसकी परंपराएं पुलिसिया सिस्टम में, पुलिसिया तंत्र में चलती है। तो उस चीज़ को समझना बहुत लाजमी होता है कि क्या न्यायपालिका, क्या जुडिशरी उस चीज़ को लेकर, उस मनोवैज्ञानिक सिस्टम को लेकर जागरूक है कि नहीं, या न्यायपालिका अपना प्रॉपर वो नहीं दे पा रही, न्याय नहीं दे पा रही। इस चीज़ को समझना बहुत अहम है। न्यायपालिका का सेटअप है, लगभग ज़्यादातर स्टेट्स में हाई कोर्ट है, कई स्टेटों का एक हाई कोर्ट है, जैसे हरियाणा, पंजाब का चंडीगढ़ में ही हाई कोर्ट है, नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेटों का हाई कोर्ट एक ही बनाया गया है। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बढ़ाने के लिए बात चल रही है। तो इन पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। लास्ट जो पिलर बचता है, इस पर बोलने को तो न्यायपालिका पर 5 दिन बोला जा सकता है, लेजिस्लेचर पर 1 हफ्ता बोला जा सकता है, एग्जीक्यूटिव पर 1 हफ्ता बोला जा सकता है। लेकिन समय की गंभीरता को देखते हुए, समय की लिमिटेशंस को देखते हुए, आज मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ। समझने की कोशिश करना, और जो मैंने आपके साथ डायलॉग किया, इसको सुनना ज़रूर आप। एक बार हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश की है कि हम डेमोक्रेसी का कितना ज़्यादा प्रतिफल देख सकते हैं, कितना ज़्यादा उसका प्रोडक्शन है डेमोक्रेसी का। हर जगह हमें लोकतंत्र दिखाई देता है, अलोकतंत्र दिखाई देता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दायरे दिखाई देते हैं। चौथा पिलर है मीडिया का। मीडिया, कहा जाता है कि मीडिया इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। समाज में जो जो हो रहा है वो सारा मीडिया दिखाती है। कहीं पे मर्डर हो रहा है, कत्ल हो रहा है, जंतर मंतर की घटना घट रही है, रांची में क्या हो रहा है, ग्वालियर में क्या हो रहा है, पटना में क्या हो रहा है, कोलकाता में क्या हो रहा है, बॉम्बे में क्या हो रहा है, रोहतक, जींद, पानीपत, हिसार, अहमदाबाद में क्या हो रहा। तो मीडिया का बहुत बड़ा लेवल है। और इवन मीडिया आजकल सरकारें बनाने लग गया, सरकारें गिराने लग गया है। मीडिया चाहे तो, आजकल मीडिया एक थोड़ा बदलाव आ गया है कि वो स्कूलों में जाने लगे हैं मीडिया, कॉलेजों में जाने लगे हैं, बैंकों में जाने लगे मीडिया वाले, आंगनबाड़ियों में जाने लगे हैं, पीडीएस सिस्टम देखने लग गए हैं, मनरेगा में जाने लगे हैं, ईंटों के भट्ठों में जाने लगे जहाँ पर चाइल्ड लेबर बहुत होता है, केमिकल फैक्ट्रीज चाइल्ड लेबर बहुत होता है, हैंडलूम फैक्ट्रीज चाइल्ड लेबर बहुत होता है। वहाँ पे मीडिया ने अपनी अप्रोच बदली है। क्योंकि देखो, कहते हैं ना कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और जो समय के साथ नहीं बदलता तो फिर प्रकृति उसको बदल देती है, रिप्लेस कर देती। प्रकृति में कहीं पे भी वैक्यूम नहीं रहता। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। चेंज हमेशा होता है, सोशल सिस्टम में, इकोनॉमिक में, पॉलिटिकल में। अब कभी चमन्नी चलती थी, आजकल चमन्नी नहीं चलती। अठन्नी चलती थी, नहीं चलती। 1 रुपया भी आजकल नहीं चलता। अब ये बदलाव ही है। कभी नोकिया का फ़ोन चलता था, आजकल नहीं चलता। कभी कच्चे घर होते थे, आजकल नहीं होता। कभी बैंकों की लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, आजकल नहीं लगानी पड़ती।
कभी गैस सिलेंडर के लिए आपको लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, बिल भरने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी। एडमिशन्स आजकल ऑनलाइन हो जाते हैं, डॉक्टर की पर्ची आजकल ऑनलाइन कट जाती है, चाहे बड़े बड़े एम्स है, पीजीआई है। तो बदलाव देखो कितना आ गया है। लेकिन क्या डेमोक्रेसी उस बदलाव को समझने में, उसको एडजस्ट करने में समझ पा रही कि नहीं? आजकल शिक्षाओं में, परीक्षाओं में सेमेस्टर सिस्टम हो गया, ऑनलाइन मोड बहुत हो गया, डिस्टेंस मोड बहुत हो गया। आजकल आप कोई भी टेक्निकल कोर्स कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज़, स्पेनिश, उर्दू, अरेबिक, पर्शियन, कोई भी लैंग्वेज, आज कोई लिमिटेशन नहीं रही है। ग्लोबलाइजेशन की चुनौतियों से विधानपालिका भी प्रभावित हो रही है, कार्यपालिका भी, न्यायपालिका भी और मीडिया भी। दिस इज़ द एरा ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। सूचनाओं का बहुत बड़ा विस्फोट आजकल है। पहले सूचनाएं इतनी नहीं होती थी, इन्फॉर्मेशन बड़ी लिमिटेड होती थी। गांव में कोई 5वीं पढ़ा हुआ मिलता था, 70-60 के दशक में लोग बताते, कई कई गांव में। अब बताओ, बहुत वैल्यू होती थी 5वीं पढ़ा हुआ है या 10वीं पढ़ा हुआ। आजकल तो लोग पीएचडी किए हुए हैं, लोगों ने एमए, एमफिल, एमटेक, बीटेक सब कुछ कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको प्रॉपर शिक्षा के जो मायने हैं वो नहीं मिल पा रहे, रोज़गार नहीं मिल पा रहा। तो ये चारों पिलरों के बारे में मैंने चर्चा की आपसे। उम्मीद करता हूँ आप इनको समझेंगे, आप लेजिस्लेचर को भी समझेंगे, एग्जीक्यूटिव को भी समझेंगे, जुडिशरी को, मीडिया को समझेंगे, आप बैंकिंग सिस्टम को समझेंगे, आप स्कूलों को समझेंगे, आप कॉलेजों को समझेंगे। बिकॉज वी आर फाइटिंग फॉर द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एंड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हम समाज में जितने भी दायरे, आरक्षण पे बात चल रही है कि आर्थिक आधार पर हो, बिल्कुल होना चाहिए, आर्थिक आधार पर हो जाए। सामाजिक आधार पर चल रहा था, कल्चरल आधार पर चल रहा था, लेकिन जिसकी जितनी संख्या हो उसके आधार पर उसको आरक्षण दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो इन मुद्दों को आपको समझना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। मुद्दे चलते रहेंगे, हमेशा चलते रहेंगे। डेमोक्रेसी एक बिल्कुल लिविंग थिंग है। एक तरह से आप यूँ कहा जाए कि पूरी की पूरी जो डेमोक्रेसी है वो एक बायोलॉजिकल कंटेंट की तरह काम करती है। डेली बनती है, डेली बिगड़ती है, बिकॉज इंडिया इज ए नेशन इन मेकिंग। आज भी भारत बन रहा है, आज भी ट्राइबल्स अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। आज भी एक हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कास्ट को इतना इम्पोर्टेंट मान रहा है कि चमार जो कास्ट है उसको मेघवाल बनाने की लेजिटिमेसी पैदा कर रहा है। अब देखो कितना बड़ा डिस्कोर्स उसने पैदा कर दिया, कितना बड़ा कम्युनल माइंड उसका रहा होगा। जैसे एक भंगी जाति होती थी उसको वाल्मीकि बना दिया गया। तो दरअसल ये सारी मार्शल जातियां होती थी जिनको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में जन्मजात अपराधी माना गया था। और आज भी उस पर रिसर्च, क्योंकि आज भी गोरे अंग्रेज चले गए लेकिन काले भारतीय आ गए भारत में। उनका काम भी यही है कि कभी डिवाइड एंड रूल, बांटो राज करो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, रंग के नाम पर, सेक्स के नाम पर, रूप के नाम पर, भाषा के नाम पर, बुनियाद के नाम पर, कल्चर के नाम पर वो नई नई कभी वो बात करते हैं जात पात की, कभी खाप पंचायत की बात करते हैं, कभी लिव इन रिलेशंस पर बड़े वो भावुक हो जाते हैं, कभी वो पहनने पर, ओढ़ने पर। अभी राहुल गांधी ने परसों बात की थी कि मनुस्मृति माइंडसेट। राहुल गांधी निश्चित रूप से उसने एक डिस्कोर्स पैदा किया, क्योंकि जो टीचिंग सिस्टम है, जो नैरेटिव बिल्डिंग है, वो लीडर्स के द्वारा, क्योंकि लीडर्स को लोग फॉलो करते हैं, फिर लीडर्स का टीचिंग सिस्टम। तो उन्होंने कहा कि मनुस्मृति में नारी को कहा तो गया कि नारी सर्वत्र पूज्यन्ते, लेकिन नारी को बचपन में भी, जवानी में भी, मैरिज अवस्था में भी, बुढ़ापे में भी, विधवा के हालात में भी हमेशा एक मेंटल स्लेव बना दिया गया। ये बहुत बड़ा डिस्कोर्स उसने पैदा किया। कहाँ तक जाता डिस्कोर्स ये तो डिपेंड करेगा, क्योंकि लोगों के पास अपने अपने तर्क है। बीजेपी वाले अपने पक्ष में तर्क लाएंगे
कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद करी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह विधवाओं के लिए काम किया, दयानंद सरस्वती ने अनटचेबिलिटी कास्ट सिस्टम के खिलाफ बात की। तो भारत में देखा जाए तो 3 तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, लिंग के आधार पर असमानता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जाति के आधार पर असमानता है, और तीसरा जो है वर्ण के आधार पर भी असमानता है। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये 3 तरह के डिस्क्रिमिनेशन है जिसमें जेंडर को टच किया है राहुल गांधी ने। उसने कहा कि मनुस्मृति जो ग्रंथ था उसमें महिला के लिए चीज़ें जो लिखी गई है वो बड़ी खतरनाक, बड़ी डेंजरियस चीज़ें लिखी गई है। हालांकि उसने जाति या वर्ण व्यवस्था, वर्ण पर नहीं बोला, मनुस्मृति में शूद्रों के लिए भी बहुत गलत बातें लिखी गई है। और वर्ण व्यवस्था पर मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया था कि वर्ण व्यवस्था जो थी उसका पूरे का पूरा आध्यात्मिकरण हो गया है। उसका आध्यात्मिकरण होने से समाज में बहुत सी कुरीतियाँ आ गई है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाएं कमज़ोर हुई है। इस चीज़ को तो आज के इस डायलॉग में मैंने कवर करने की कोशिश की है कि डेमोक्रेसी क्या है, चुनौतियां क्या है और जवाबदेही क्या है, जिम्मेदारी क्या है, और क्या लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मीडिया, जो 4 मेन पिलर हैं, मीडिया को भी चौथा पिलर कहा गया, क्या ये चारों पिलर अपनी भूमिका निभा पा रहे हैं कि नहीं, या व्यवस्थाएं कमज़ोर हो रही है। इस पर विस्तार से बात की है। फिर दोबारा इन पर बात करते रहेंगे कि जाति व्यवस्था क्या है, आरक्षण क्या है, निजीकरण क्या है, पूंजीवाद क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी डेमोक्रेसी में ही हो रही है। इन्हीं के लिए कानून बन रहे हैं, लागू हो रहे हैं, एप्लीकेशन हो रहा है, उनका रिव्यू देखा जा रहा है। आधुनिक राजनीति क्या, इस पर बात करेंगे, उदारवाद पर बात करेंगे, परिवारवाद पर बात करेंगे, साम्राज्यवाद, नव साम्राज्यवाद। डेली कोई न कोई डिस्कोर्स आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और बड़ा विस्तृत तरीके से मैं बात करता हूँ, बात होनी भी चाहिए। आर्टिकल 14 से 19 तक कह दिया है कि फंडामेंटल राइट्स में समानता का अधिकार दे दिया है, लेकिन आज भी असमानताएं हावी है। ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ा डार्क बात रहेगी, ब्लैक स्टिग्मा है डेमोक्रेसी के फेस पर कि आज भी असमानताएं, इनइक्वालिटीज़ हाई लेवल पर है। पुलिस थानों में है, स्कूलों में है, कॉलेजों में है, यूनिवर्सिटीज़ में है, बैंकिंग सिस्टम में है, पोस्ट ऑफिस में है, शमशान घाटों में है। वजीदपुर भूमा का शमशान घाट जिसकी मैंने बात की थी पीछे, वजीदपुर भूमा के शमशान घाट के ऊपर वहाँ के दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया। अब बताओ कितनी खतरनाक बात है। कहीं पे कोई प्रजापति धर्मशाला दबा दी जाती है, कहीं पे कोई वाल्मीकि जी का मंदिर दबा लिया जाता है, कहीं पे कोई चमार धर्मशाला दबा ली जाती है। तो ये बड़ी डेंजरियस साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो चल रहा है देश में, इसको समझना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। जबकि लोकतंत्र का जो असली पहलू वो ये होना चाहिए कि समाज के सभी तबकों को पूरा मान सम्मान मिले, उनकी जो आबादी है उसके अनुसार उनको प्रॉपर प्रतिनिधित्व मिले, जुडिशरी में भी, एग्जीक्यूटिव में भी, लेजिस्लेचर में भी, ज़मीनों में भी, नेचुरल रिसोर्सेज में भी, शिक्षा में भी, रोज़गार में भी, रेलवे में भी, बैंकिंग में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी। क्या ये सब कर पाने में भारत की सरकार कामयाब रही है? नहीं रही है तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। खाली नारेबाजी करने से, स्लोगन एंड स्पीचेस कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेटिक डेफिसिट। इसके लिए हमें मजबूती के साथ आगे आना पड़ेगा, मजबूती के साथ विचार करना पड़ेगा, तब जाके हम असली लोकशाही, असली जमहूरियत का फ़ायदा उठा पाएंगे। तब जाके हम कह पाएंगे कि इंडिया इज़ ए सेकुलर स्टेट, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक स्टेट, इंडिया हैज़ ए लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया हैज़ द 140 करोड़ पॉपुलेशन।
कभी सर के नाम पर बहुत बड़े-बड़े कन्फ्यूजन, डाउट क्रिएट किए जाते हैं, लोगों को डराया जाता है कि आपका तो वोट ही कट जाएगा, सर के नाम पर बहुत बड़ा। कभी जातिगण जनगणना का जो पूरे का पूरा ड्राफ्ट आप तैयार करते हैं, उसमें आप कुछ और ही चीज़ें माँग रहे हैं। भाई जातिगत जनगणना में जाति पर बात हो, आप बिल्कुल उनके जो यूँ कहा जाए कि बिल्कुल सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स या प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स माँगने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों पर सोचना पड़ेगा। कभी हरियाणा में कास्ट के नाम पर कि चमार को मेघवाल बना दिया जाए, भंगी को वाल्मीकि बना दिया जाए। एससी ए, एससी बी का जो कितना बड़ा पवाड़ा, कितना बड़ा खतरनाक मनोवैज्ञानिक काम भजनलाल ने किया था, आज भी वो चीज़ जो है, क्योंकि इतिहास हमेशा अपने को रिपीट करता है नए-नए फॉर्म में, नए-नए टाइप में, नए-नए मॉडल्स में। तो हमें एक बड़े लेवल पर सोचना है, डेमोक्रेसी को समझना है और बड़ा धीर गंभीर होकर। मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मीडिया स्कूलों में जाए, कॉलेजों में जाए, एसडीएम दफ्तर में जाए, तहसील ऑफिस में जाए, कोर्ट्स में जाए, कचहरियों में जाए, थानों में जाए, जेलों में जाए, आईआईटी में जाए, आईआईएम में जाए, बिल्कुल स्लम्स में जाए, रिमोट एरियाज़ में जाए, ट्राइबल्स कम्युनिटी को टच करे, कबीला समाज को टच करे। मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि ग्राउंड लेवल पर मीडिया नहीं जाती है। ग्राउंड लेवल पर जो हमारे बड़े-बड़े डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस जिन्होंने किया, नहीं जाते। ग्राउंड लेवल पर जो प्रोफेसर्स हैं, नहीं जाते हैं। ग्राउंड लेवल पर बैंकों के मैनेजर नहीं जाते हैं। बस वो ब्लैक लिस्ट कर देते पिंड को कि ये पिंड ब्लैक लिस्टेड है, इसमें जाना ही नहीं, इनको लोन देना तो बहुत दूर की बात है। तो इन चीज़ों पर हमें समझना पड़ेगा। अगर इन चीज़ों पे हम समझेंगे तो निश्चित रूप से देश की बुनियाद बनेगी। और जो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, जो भारत के फ्रीडम फाइटर, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर, जिन्होंने हमें एक ट्रेडिशन दिया था कि संविधान को चलाना है, इसके प्रिंसिपल्स को इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस को समाज के हर उस व्यक्ति तक लेकर जाना है, बिल्कुल अंतिम पंक्ति में जो बैठा है व्यक्ति, तभी समानता आएगी, तभी समाज की मुख्य धारा में वो लोग जुड़ पाएंगे, तभी समाज का विकास होगा, राजनीति का विकास होगा, अर्थ का विकास होगा, है ना। तो सिर्फ आरबीआई की गाइडलाइन से कुछ नहीं होता, उसको ज़मीनी धरातल पर उतारने के लिए एग्जीक्यूटिव को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। तो रोल चारों का ही बनता है, लेजिस्लेचर का भी, एग्जीक्यूटिव का भी, जुडिशरी का भी, मीडिया का भी। अगर उसको लगता है कि कहीं लैक्यूना है तो वो ज़रूर जनता सरोकार के जो मुद्दे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के जो मुद्दे हैं, उनको समाज के सामने, उनको जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी उसके सामने ज़रूर लेकर जाए। और मेरा तो ये मानना है कि हमें जितने भी ऑफिसर्स वगैरह, इनको बिल्कुल रोड पर लाना होगा, ज़मीन पर लाना होगा, इनसे बात करनी पड़ेगी कि भाई प्रॉब्लम्स क्या है। बिल्कुल पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। एडमिनिस्ट्रेशन कई बार पब्लिक फ्रेंडली नहीं होता, इसके बड़े नुकसान होते हैं। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। इसको पहचानेंगे तो निश्चित रूप से हमें एक ऐसा भारत दिखाई देगा जिस भारत की कल्पना सरदार भगत सिंह ने की थी, जिस भारत की कल्पना शहीद उधम सिंह जी ने की थी, जिस भारत की कल्पना चंद्रशेखर जी ने की थी, और जिस बेगमपुरा राज के बारे में सतगुरु रविदास जी बोलते हैं कि ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसे, रविदास रहे पसंद। तो हमें लोगों को कोई गम नहीं देना है, लोगों को आगे बढ़ाना है, शिक्षा में, रोजगार में, राजनीति में, ज़मीनी अधिकार। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो संगठन हमने एस्टेब्लिश किया, भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मोर्चा, उसका तो ये मत है, उसकी डिमांड है कि सभी भारतीयों को जो ज़मीन से हीन है, लैंडलेस है, उनको 2 एकड़ ज़मीन मिलनी चाहिए, इरिगेटेड लैंड, एग्रीकल्चर। अगर उनके पास रेजिडेंशियल नहीं है तो कम से कम 10 मरले का उनको मकान मिले। स्लम्स में 50 गज का मकान हर स्लम एरिया में रहने वाले वोटर को मिले, ये हमारी मांग है।
सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इस संगठन से जुड़ें, इसको बड़े लेवल पर लेकर जाएं, गाँव में, शहरों में, ज़िले में, स्टेट में। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9876589750 है। मैं आपके हर जो भी आपकी क्यूरीज होती है उसका जवाब देता हूँ। आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं, ताकि लोगों तक एक प्रॉपर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बातें पहुँचे, लोग जागरूक हों। नेगेटिविटी फैलानी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति में नहीं आएंगे, क्योंकि जब आप राजनीति में नहीं आते, राजनीतिक बातें नहीं करते, तो आपके ऊपर वो लोग राज करने लग जाते हैं जो बहुत निकम्मा टाइप के लोग होते हैं, नकारा टाइप, नाकाबिल लोग होते हैं, मस्खरे टाइप के लोग आप पर राज करने लग जाते हैं, कॉमेडियन आप पर राज करने लग जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि आप इस देश के भावी नागरिक हैं। अपनी नागरिकता को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है आपको, चाहे वो सर के नाम पर हो या पीछे जो एक रजिस्टर तैयार होना था, NPR था या क्या था, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नागरिकता सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, कल्चर को मजबूत करने की ज़रूरत है, जवाब देने की ज़रूरत है। आपको डरना नहीं है, विस्तार के साथ आगे आना है। तो आज का जो विषय था, बड़ा विस्तार से हमने बात की है। लगभग 1 घंटे में मैं अपनी बात कह चुका हूँ। कहने को अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। समय की सीमा होती है, समय की लिमिटेशन होती है, समय का अपना दायरा होता है, समय का अपना बहुत बड़ा रोल होता है। टाइम इज़ ए ग्रेट टीचर। समय चीज़ों को बदलता है, समय पलटी मारता है, समय हर समस्या को सुलझाता है, समय ही हमें समस्या भी देता है। समय हमारी गंभीरता चेक करता है, समय हमारी सहजता चेक करता है, समय हमारा सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल बिहेवियर चेक करता है, समय हमारी साइकोलॉजी चेक करता है, समय हमारा फिलोसॉफिकल कंटेंट भी चेक करता है, समय हमारी लैंग्वेज चेक करता है। लैंग्वेज इज़ एक वेरी पावरफुल टूल। कहते हैं ना, आप जो बोलते हो वो बहुत आपका शब्द जो होता है वो गुरु होता है। शब्द में इतनी ताकत होती है कि बंदे को उस शब्द कई बार रुला देते हैं, और शब्दों में इतनी ताकत होती है कि शब्दों से व्यक्ति हंसने लग जाता है, आपके शब्दों के लोग फैन हो जाते हैं। तो मेरा यही मानना है कि लोकशाही एक बड़ा पावरफुल शब्द है, बहुत ही गंभीर, धीर गंभीर, इम्पोर्टेंट शब्द है। इसको हमें समझना चाहिए। लोकशाही का पूरा बेनिफिट सभी वर्गों को मिलना चाहिए। समतामूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए। संविधान में जो लिखा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाना चाहते हैं, सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना चाहते हैं, तो उन बातों पर अमल हो। क्योंकि किताबें या व्याख्यान या दर्शन तभी प्रभावी होती है जब उस पर अमल भी किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों पर ज़रूर अमल करेंगे। मैंने बड़ा विस्तार से बताया कि सब कुछ डेमोक्रेसी में समाहित होता है, जिस देश में डेमोक्रेसी होती है। कई देशों में डेमोक्रेसी नहीं होती, वहाँ पे एक राजा का राज होता है। जैसे भारत में 565 रियासतें थी, उनमें से कोई 2-4 को छोड़कर बाकी जो है एंटी नेशनल रियासतें थी। तो उन पर बात भी हुई है पहले कि उन रियासतों का एकीकरण किया सरदार पटेल ने, इसीलिए उनको लौह पुरुष कहा गया। उनको पहले प्रिवी पर्स दिया गया, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी जी ने उनके पर्स को भी ख़त्म कर दिया। तो वो डोमिनेंस कर रहे थे। तो आज आप सब ने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सभी को जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। थैंक यू जी।